हे बाळा, ये माझ्याकडे. मी तुझ्या बाळाला सांभाळते. ये ये इकडे. वो हमें कह रही थी, बेटा मेरे पास आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ, यहाँ आओ। हम दोनों में भी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी। हम बस चल रहे थे। मेघा की एक चप्पल वहीं पर छूट गई थी और वो अब एक पैर में चप्पल और एक नंगे पैर चल रही थी। शायद इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि वो दूसरी चप्पल निकालने के लिए वहाँ रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक मेघा की गर्दन झटके खाने लगी। मैंने घबरा कर उसकी ओर देखा तो उसने नकारते हुए सिर हिलाया, जैसे वो मुझे कह रही हो, आगे देखो, चलते रहो, मेरी तरफ मत देखो। उसकी गर्दन ऐसे झटक रही थी मानो कोई पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच रहा हो। बहुत ही अजीब एहसास हो रहा था। मन में यही चल रहा था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा या उस शक्ति का सामना किया तो पता नहीं आगे क्या होगा। और डर के मारे मैंने कुछ भी करने का विचार छोड़ दिया। किसी तरह हम बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचे। वहां पहुंचते ही सब कुछ रुक गया। वो दूसरा नींबू भी कहाँ गिर गया हमें पता ही नहीं चला और हम दोनों दौड़ते हुए लिफ्ट में चढ़ गए। तब तक मेघा का साहस टूट चुका था। लिफ्ट में जाते ही वो एकदम से नीचे बैठ गई। उसका पूरा शरीर जोर जोर से थरथरा रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। उसकी हालत देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि तब मुझे एहसास हुआ इतना सब होते हुए भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ऊपर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने उन माताजी को चौराहे पर घटी वो सारी घटना बता दी। उन्होंने भी हाथ जोड़कर उनके भगवान को आवाहन किया, उनकी प्रार्थना की और फिर मुझे कहा, यह मेरी क्षमता से बाहर की बात है, इसे किसी और को ही दिखाना पड़ेगा। अब जो बात उनकी क्षमता से परे थी उसका सामना मैं कैसे करूंगा ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। माताजी चली गई और जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेघा का ख्याल रखना। उनके जाने के बाद मैंने मेघा को झूठा दिलासा दिया कि उन्होंने हाथ में जो धागा बांधा है उससे उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब में उस अजन्मे बच्चे पर क्या बीत रही थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगले दिन हम चेकअप के लिए अस्पताल चले गए। मेघा की सोनोग्राफी करवाई। हमारा बच्चा ठीक था और ये सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। लेकिन सवाल वही था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो जो भी था, जो मेघा के पीछे पड़ा था, वो उसे छोड़ने वाला नहीं था और उससे हमारे बच्चे को भी खतरा था। उस रात मैं इंटरनेट और यूट्यूब पर इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी खोज रहा था, पर मन मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं मिला। वीडियो देखते देखते समय का पता ही नहीं चला। उस वक्त मैं अपना काम भी कर रहा था और इसलिए मैं हॉल में सोफे पर लेटा था। मेघा और माँ तब बेडरूम में सोई थी। कुछ देर बाद मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। घर की सारी लाइट बंद थी। हॉल में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल टॉर्च की रोशनी थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा। आवाज बाहर से ही आई थी। दरवाजे की नीचे की दरार से बाहर का पीला प्रकाश अंदर आ रहा था। एक पीली लकीर सी दिखाई दे रही थी। मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर से मोबाइल पर ध्यान दिया। तभी दोबारा वही आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वो जो कोई था वो 2-4 कदम चलता और फिर से रुक जाता। और तब मेरे मन में ख्याल आया कि जब बिल्डिंग को लिफ्ट है तो ये सीढ़ियां कौन चढ़ रहा होगा। मैं उठकर बैठ गया। फिर वही आवाज आई और इस बार दरवाजे की दरार से आती रोशनी अचानक गायब हो गई। कोई दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं वहीं शांत बैठा रहा। मैं बस देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सोच रहा था कि कहीं वॉचमैन तो नहीं। और तभी मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अंग अंग सिहर गया, रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कौन औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो सकती है। मैं दबे पांव दरवाजे के पास चला गया और वहीं रखी दराज से
हथौड़ा निकालकर हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे से झिर्री से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, दरवाजे की ओर पीठ किए हुए। कौन है ये औरत? ये सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल वो औरत अचानक घूम गई और उसका चेहरा सीधे झिर्री के पास आ गया। वो इतनी तेजी से मुड़ी थी जैसे वो तुरंत अंदर घुस जाएगी। मैं डर कर पीछे हट गया। जब मैं दोबारा देखने गया तो उसकी एक बड़ी सी आंख उसी झिर्री में फिट होकर मुझ पर टिकी हुई थी, जैसे उसे अंदर का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। मैं वही जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? और तभी वो औरत अचानक किनारे हो गई। मैं वही एकटक झिर्री से देखता रहा। काफी देर तक देखते रहने के बाद भी वहां कोई भी हलचल नहीं हुई। बाहर अब सिर्फ पीले पीले बल्ब की धुंधली रोशनी थी। और तभी अचानक मेरे कानों में एक ठंडी सी आवाज पड़ी, हे बाला, इकडे बघ। मैं झटके से साइड में हो गया। वो आवाज इतनी करीब से आई थी जैसे कोई मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक अजीब हंसने की आवाज सुनाई दी। बाप रे, आखिर हमारे पीछे ये क्या पड़ा है? लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा कि अब डरने से काम नहीं चलेगा। मैंने खुद को संभाला और अचानक दरवाजा खोल दिया। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? निकल जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। साथ में मैंने 2-4 गालियां भी सुना डाली। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाहर तब कोई भी नहीं था। पूरा पैसेज खाली पड़ा था। पता नहीं मेरे चिल्लाने का वहां कुछ असर हुआ भी या नहीं, लेकिन अगले ही पल अंदर से मेघा की चीख सुनाई दी। वो चीखते हुए रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगी, दूर हट जाओ, दूर हटो, सब दूर हटो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और भागकर अंदर के कमरे में चला गया। अंदर मां घबराई हुई उसे जगा ही रही थी। मेघा तब नींद में रो रही थी, हाथ पांव झटक रही थी, बार बार अपना पेट पकड़ रही थी, जैसे कोई उसके पेट से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे हिलाकर कहा, मेघा, मेघा क्या हो रहा है? मेघा उठ, मेघा, मेघा उठ जाओ मेघा। मेघा ने आंखें तो खोली, मगर उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा घटा हो और उसके लिए वो कोई सपना ना हो। रोते हुए ही वो कहने लगी, उमेश, वो औरत फिर आई थी और इस बार वो अकेली नहीं थी, कुछ और भी था उसके साथ। वो औरत वहां कोने में खड़ी होकर मुझ पर कोई मंत्र फेंक रही थी और वो बाकी सब लोग मेरे पेट पर अपने खुरदुरे हाथ फेर रहे थे, नाखूनों से खरोच रहे थे। वो सब मेरा पेट फाड़ देना चाहते थे। उनकी आवाजें बहुत भयानक और अजीब थी और वो सब कह रहे थे, ये बच्चा हमें दे दे, तू आराम कर, हम तेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब उनकी तरफ देखती थी तो उनके चेहरे ही नहीं थे। पूरा शरीर काला काला धुएं जैसा था, लेकिन भारी था। और उमेश वो सब मेरा बच्चा चाहते थे। उमेश। मेघा की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बस उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मेघा,
कुछ नहीं हुआ, ये बस एक बुरा सपना था। तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ मेघा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सच था कि थोड़ी देर पहले मैंने खुद जो अनुभव किया था वो सपना नहीं था। यकीनन कुछ दुष्ट शक्ति हमारे पीछे पड़ी थी, खास तौर से मेघा के पीछे, और अब उसका इरादा साफ था। उसे हमारा बच्चा चाहिए था। क्यों चाहिए था ये समझ नहीं आ रहा था, मगर इतना तो साफ हो चुका था कि ये मामला गंभीर है। मैंने मेघा को किसी तरह समझाकर शांत किया और मैं उसके पास ही बैठा रहा। रात भर मैं और मेरी मां ने उसकी देखभाल की। दूसरे दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब कुछ भी हो, मुझे उस बुरी शक्ति का इलाज करवाना ही था। मैंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से फोन पर बात की और पूछा कि कहीं कोई जानकार है क्या। किसी ने मुझे कुछ मंत्र बताए, किसी ने किसी जगह जाने की सलाह दी। ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 लोगों से मैंने एक नाम बार बार सुना, वो था दत्तोबा कराल। मैंने तुरंत उनके बारे में जानकारी ली। पता चला कि वो कोल्हापुर के पास कहीं रहते हैं, लेकिन उनसे फोन पर बात करना संभव नहीं था क्योंकि किसी के भी पास उनका नंबर ही नहीं था। अब ऐसी हालत में मेघा को छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और वो खुद भी कहीं जाने को तैयार नहीं थी। उसे सफर करने से डर लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सफर में उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आखिरकार मैंने अपने दफ्तर के एक दोस्त को फोन किया और उसे इस बारे में बताया क्योंकि वो वही कोल्हापुर के आसपास का कहीं रहने वाला था।